हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, ये अर्थशास्त्र का सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो भी बच्चे रुक जाना नहीं के फॉर्म भरे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। रुक जाना नहीं योजना सन 2024 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र ना 1 2 3 ऐसे करके मैंने आपको 14 पेज एक्सप्लेन कर दिए हैं। 15 पेज से आपको स्टार्ट करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो भी बच्चे अर्थशास्त्र सब्जेक्ट 12th क्लास में लिए हैं वो ये बच्चे ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलन साम्य किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस बिंदु पर मांग व पूर्ति बराबर होती है उसे संतुलन या साम्य कहते हैं। तो संतुलन में मतलब क्या, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही पूर्ति की जा रही है, तो ये क्या है, संतुलन। फिर नेक्स्ट है, बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं? तो जिस कीमत पर बाजार पूर्ति एवं बाजार मांग बराबर होती है, मतलब जिस कीमत पर बाजार की पूर्ति और बाजार की मांग दोनों बराबर होती है, ऐसी स्थिति में बाजार रिक्त हो जाता है, इसे बाजार संतुलन कीमत कहते हैं। अधिमांग से क्या आशय है? अधिमांग क्या है? यदि किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग है, मतलब कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है, डिमांड अलग है, ज़्यादा है, और उसकी डिमांड की जो पूर्ति हो रही है वो कम है, तो उसे बोलते हैं बाजार में अधिमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपूर्ति से क्या आशय है? यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कीमत पर बाजार की पूर्ति और बाजार की मांग से अधिक है, मतलब पूर्ति अधिक है और डिमांड कम है, मांग कम है, तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कही जाती है। उच्चतम निर्धारित कीमत छत की सीलिंग प्राइस से क्या आशय है? किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। साधारणतः आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नतम निर्धारित कीमत तल फ्लोर प्राइस से क्या आशय है? तो किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। उदाहरण, कृषि समर्थन मूल्य MSP, कीमत कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विधान, है ना। मतलब सरकार जितनी न्यूनतम निर्धारित कीमत तय करती है वो क्या कहलाती है? न्यूनतम निर्धारित कीमत या कीमत तल या फिर फ्लोर प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी दर के निर्धारण से क्या अभिप्राय है? मजदूरी दर के निर्धारण से क्या अभिप्राय है? तो मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मों की स्थिर संस्था की स्थिति में बाजार संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है। ये नोट है ना। नोट क्या है कि फर्मों की स्थिर संख्या की स्थिति में बाजार संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां बाजार मांग वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र दोनों बराबर होते हैं। FAD का पूरा नाम है अनाज उपलब्धता में कमी। यह सिद्धांत अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्र हैं रैगनर फ्रिश। इनने किया था ये 1933 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर है बाजार प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? आंसर है मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? विशिष्ट फर्मों का अध्ययन, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, एक कोई फर्म का है ना, तो ये व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित बिंदु संसाधनों का पूर्ण उपयोग दर्शाता है। उपभोग की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सत्य। उपभुगतान शेष सदैव संतुलन रहता है। इसमें दृश्य एवं अदृश्य मदें सम्मिलित होती हैं। सत्य। जीएसटी की मानक दरें, ये क्वेश्चन आ गए हैं। जीएसटी की मानक दरें एमआई और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है। जीएसटी की मानक दरें M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है। M3 और M4 व्यापक मुद्रा कहलाती है। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। सत्य। साम्य कीमत मांग एवं पूर्ति बराबर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये किसने कहा है? हार्टले विदर्स ने। स्टॉक निश्चित समय है, प्रवाह निश्चित समय अवधि है। निम्न स्तरीय वस्तुएं मोटे अनाज, कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति और रोजगार तथा उत्पादन स्तर का गिरना मंदी कहलाता है। देखिए कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं, जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बोलेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति और सकल घरेलू उत्पाद। ये आपको पूछा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, नेट प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो इनका फुल फॉर्म आपको पूछ लिया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद का शॉर्ट फॉर्म क्या है, या इनको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाएगा तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो आप ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है स्थापन्य वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। मतलब एक वस्तु की जगह पे हमने कोई दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लिया तो वो ऐसी वस्तुएं स्थापन्य वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चाय की जगह पे हमने कॉफ़ी यूज़ कर ली, या कॉफ़ी की जगह पे हमने चाय यूज़ कर ली, तो ये स्थापन्य वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कार और पेट्रोल। कार के बिना पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी, और अगर पेट्रोल है तो मतलब कार अधूरी है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे की पूरक है। तो किसी वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है ना। परंपरागत क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परंपरागत व प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत जेवी से दीर्घकालिक आय रोजगार निर्धारण सिद्धांत J.M. कीन्स। अल्पकालिक समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन करती है। लोचशील विनिमय दर बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित। स्थिर विनिमय दर सरकार के द्वारा निर्धारित। केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा, और सीधे कमाने वालों के कर प्राप्त करना प्रत्यक्ष कर। ये आपकी सही जोड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है तो वह अंतर कहलाता है प्राथमिक घाटा। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक वर्ष का होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता का संतुलन स्तर MUX = PX
साधनों की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि सीमांत उत्पादन वृद्धि कहलाती है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, सत्य है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, कैसा, नीचे की ओर। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से आशय किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने से की शक्ति से है। दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति लोच शून्य होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या कहा है, से क्या तात्पर्य है। तो जीडीपी का मतलब है हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। इसे संक्षिप्त में जीडीपी कहते हैं। जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन में संलग्न मशीनों में टूट फूट या घिसावट होती है जिससे मशीन के मूल्य में कमी आ जाती है, इसे मूल्यह्रास कहते हैं। इसे संक्षिप्त में डी से प्रदर्शित करते हैं। मूल्यह्रास मतलब कि जो भी हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन होते समय कुछ मशीनों में टूट फूट हो जाती है या घिसावट हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है तो मशीन के मूल्य में कमी आ जाती है, तो वो कमी जो होती है वो क्या कहलाता है? हमारा मूल्यह्रास कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? जिसे एनडीपी है शॉर्ट फॉर्म। और सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर हमें शेष को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को या घिसावट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हमें शुद्ध नेशनल मतलब एनडीपी प्राप्त हो जाती है, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। मतलब एनडीपी, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। कारक लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के उत्पादन करने में आने वाली लागत या कुल व्यय को कारक लागत कहते हैं। इससे 4 घटक हैं जिसके बदले भुगतान किया जाता है। उत्पादक के घटक भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, किए जाने वाले का भुगतान लगान या किराया, श्रम वेतन या मजदूरी, पूंजी ब्याज और उद्यम लाभ। बजट कीमत किसे कहते हैं? तो जब बाजार में वस्तुओं को अंतिम रूप से विक्रय हेतु प्रस्तुत करते हैं तथा तब कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाता है उसे बाजार कीमत कहते हैं। बाजार कीमत कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल दिया जाता है जिससे उसके स्वरूप या मूल्य में परिवर्तन हो जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, तो हमने क्या किया, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर दिया या परिवर्तित कर दिया, बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मध्यवर्ती वस्तु। लकड़ी से हमने क्या कर दिया? फर्नीचर बना दिया। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? अंतिम वस्तु वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनको किसी अन्य वस्तु में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इनका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं जो सेवाओं को उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोग किया जाता है। आहार वस्तुएं, वस्त्र, मनोरंजन, सेवाएं आदि। और पूंजीगत वस्तुएं क्या है? जिन वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग करता है उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। इससे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जैसे किसान द्वारा ट्रैक्टर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके उपयोग की अवधि अधिक होती है, उपयोग के दौरान टूट फूट का मरम्मत, सुरक्षा आदि से उपयोग अवधि में वृद्धि होती है, इन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक से क्या तात्पर्य है या स्टॉक से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित समय पर किसी फर्म की उत्पादन की मात्रा या देश की आय को स्टॉक कहते हैं। इसमें मशीनें, औजार, उपकरण, भवन, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा आदि हो सकते हैं। प्रवाह से
क्या समझते हैं? प्रवाह एक समय अवधि की अवधारणा है। किसी फर्म द्वारा एक अवधि में उत्पादन की मात्रा को प्रवाह कहते हैं। जैसे एक माह में मायसेम सीमेंट फैक्ट्री द्वारा 1000 बोरी सीमेंट का उत्पादन किया गया। लिया मोहन लाल द्वारा 1 तारीख से 30 तारीख तक 10,000 रुपये का खर्च व्यय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय का वर्तुल्य प्रवाह से क्या आशय है? एक अर्थव्यवस्था में फर्म और परिवार के बीच आय का वह चक्र चलता है, इससे आपका वर्तुल्य प्रवाह इसे आप वर्तुल्य प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तुल्य प्रवाह कहते हैं फर्म द्वारा वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पादन के कार्य को भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के बदले भुगतान, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ किया जाता है, जिससे परिवार क्षेत्र की ओर आय राशि का प्रवाह होता है। परिवार क्षेत्र द्वारा फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदना या खरीदने पर व्यय किया जाता है, जिससे फर्मों की ओर और राशि का प्रभाव होता है। इसे ही आय का वर्तुल्य प्रवाह कहते हैं। एक फर्म है, परिवार है ना, मतलब यहाँ से फर्म से यहाँ सेवाएं, वस्तुएं परिवार को जा रही हैं और परिवार से व्यय किया जा रहा है फर्म को। इसी तरह फर्म कारक भुगतान क्या है, किसको किया जा रहा है? परिवार को, और कारक सेवाएं दी जा रही हैं फर्म को। ओके, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक देश के लोगों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना की विधियां लिखिए। तो राष्ट्रीय आय गणना की विधियां निम्न हैं, राष्ट्रीय विधि उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? उत्पाद विधि से जीडीपी एमपी। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मूल्य पर बिक्री से प्राप्त राशि का योग करना जीडीपी एमपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी एमपी एनडीपी एमपी सकल घरेलू उत्पाद मूल्य में से मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। जैसे एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डी मतलब घिसावट। एनडीपी एफसी मतलब है शुद्ध घरेलू उत्पाद की कारक लागत ज्ञात करने के लिए अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। जैसे एनडीपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। एनएनपी क्या है? एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। कारक लागत में शुद्ध विदेशी आय का योग करने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें क्या होता है? एन आई इज इक्वल टू एन एन पी एफ सी इज इक्वल टू एन डी पी एफ सी प्लस शुद्ध विदेशी आय, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में हम क्या कर देते हैं, जो हम विदेशों से आय प्राप्त होती है उसको भी ऐड कर देते हैं, तो इससे हमें एन एन पी एफ सी प्राप्त हो जाती है। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? तो फर्म द्वारा परिवार क्षेत्र को कारक लागतों भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के बदले किए गए भुगतान, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ के योग करने पर आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? तो व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे? फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले परिवार क्षेत्र की ओर से प्राप्त करने पर व्यय किया जाता है, जो निम्न प्रकार का होता है: उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, आयात और निर्यात व्यय का अंतर। इन सभी के व्यय योग से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसे संक्षिप्त में एन आई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से प्रदर्शित करते हैं। वैयक्तिक आय से क्या समझते हैं? किसी देश, व्यक्तियों व परिवारों को एक वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त आय होती है। यह साधन आय प्लस हस्तांतरण भुगतान का योग है। वैकल्पिक प्रयोज्य आय का अर्थ लिखिए। वैकल्पिक प्रयोज्य आय वैयक्तिक आय में वैयक्तिक कर का भुगतान एवं गैर कर भुगतान घटाकर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ गए। अब इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा गया है कितने क्षेत्रों में?
उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा गया है 3 क्षेत्रों में। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। पीहू ने कल्याण को 2 मांगों में बांटा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। एक लेखा वर्ष में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को जीडीपी कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक होती है। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी। मछली पालन है। राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना है। CSO की स्थापना है। मूल्यह्रास है। अंतिम वस्तुएं, प्रवाह एवं स्टॉक है। तो मछली पालन जो है इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। मछली पालन है जो प्राथमिक क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान है तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना है थर्ड सी इसका है, और स्थापना हुई थी 1949 में। CSO की स्थापना की गई थी 1952 में। मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास होता है प्रतिस्थापन व्यय। ओके। अंतिम वस्तुएं क्या है? अंतिम उपभोक्ता है। प्रवाह क्या कहता है? समय अवधि। और स्टॉक क्या है? निश्चित समय। संतुलन साम्य किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति बराबर होती है उसे संतुलन साम्य कहते हैं। बाजार, ये वाला रिपीट हो गया है। ये भी सब रिपीट हो गए हैं ये पेपर। चलिए, रुक जाना नहीं है तो अभ्यास प्रश्न पत्र, यहाँ से एक अभ्यास प्रश्न पत्र आपको दिया गया है जो समष्टि अर्थशास्त्र से है। कक्षा 12वीं, विषय अर्थशास्त्र। यहाँ तक आपको वीडियो करवा दी गई है तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला वीडियो डालूंगी जो अर्थशास्त्र का लास्ट वीडियो आपका होगा। थैंक यू।